नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं। मैं बेसिकली एक न्यूक्लियर इंजीनियर हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही फिज़िक्स ऑनर्स किया था। फिर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक किया। फिर मास्टर्स किया न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। मैं पेरिस गया पढ़ने। फिर वापस इंडिया आया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से पीएचडी किया, होमी भाभा नेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से अभी मैं ईटर जो दुनिया का पहला बड़ा फ्यूजन रिएक्टर हम बना रहे हैं फ्रांस में, उसमें न्यूक्लियर सेफ्टी इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी मैंने फाउंड की थी 2014 में। 10 साल हो गए। तो आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी। तो संक्षिप्त में तो यही है, चल रहा है। अच्छा, जो आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो बहुत ही कष्ट का विषय है वो मेरे लिए ये है कि 10 साल पहले जब ये सरकार आई थी भाजपा की, तब हमने सबने सोचा था कि न्यूक्लियर पॉलिसी पे फोकस रहेगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने ये शुरुआत की थी। और एक उम्मीद थी कि बहुत सारे रिएक्टर्स और वो सब हमको देखने को मिलेंगे। और जो एनर्जी मिक्स है उसमें हम एक जो क्लीन एनर्जी है न्यूक्लियर के फॉर्म में, वो हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कम से कम ये एक्सपेक्टेशन थी। बट अगर 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी मिक्स में परसेंटेज है वो नीचे आ गया है, और ड्रास्टिक चेंजेस उसमें आए हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। तो हम उस पर थोड़ा बात करने वाले हैं। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या दिक्कत है? अरेंद्र भाई, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आपने कहा। चलिए पहले 10 साल ले लेते हैं, मैं थोड़ा पीछे भी जाऊँगा। अगर हम 10 साल लें तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत बड़ा है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है देश में, बहुत सारी चीज़ें, रोड बने हैं, सब चीज़ें बड़ी हैं। और इन सब चीज़ों का ना एक बेसिस होता है। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। तो जब आप डेवलपमेंट करेंगे, आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं से सप्लाई करनी होगी। हुआ क्या है कि डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन न्यूक्लियर का जो शेयर था वो उतना का उतना ही रहा। तो जब उतना आप शेयर तो घट गया ना। तो उतना रहा इन द सेंस कि पहले जितने रिएक्टर चल रहे थे अभी भी उतने ही रिएक्टर चल रहे हैं। तो पहले जो इतनी डिमांड थी एनर्जी की, उसमें अगर वो 6% था, आज जब डिमांड बढ़ के इतनी हो गई तो वो इफेक्टिवली परसेंटेज शेयर रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 2% आ गया। तो अगर हम न्यूक्लियर का शेयर नहीं बढ़ाएंगे और डिमांड बढ़ती जाएगी तो हो सकता है वो कल की डेट में 0.5% भी आ जाए। कंसिडरिंग कि जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो डिमांड रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। अगर हम विजन 2047 ले लें, जो हमारी सरकार चाहती है कि भाई जब हम 100 साल कंप्लीट करें आज़ादी के, तो हम डेवलप्ड नेशन रहें या डेवलपिंग ना रहे। अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेशन करें और उस सिर्फ उस टारगेट पे भी फोकस करें तो भी हमें 2500 गीगावाट की रिक्वायरमेंट रहेगी उस गोल को अचीव करने के लिए क्लीन एनर्जी सोर्स से। अब क्लीन एनर्जी सोर्स में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? विंड, सोलर, हाइड्रो, न्यूक्लियर। हाइड्रो सब जगह लगा नहीं सकते। विंड और सोलर की अपनी समस्या ये है कि वो दिन रात बिजली दे नहीं सकते। दूसरी समस्याओं पे आगे आ जाएंगे, बट अभी के लिए ये चलते हैं। तो आपके पास एक्चुअली में सॉल्यूशन बचता है, वो सिर्फ न्यूक्लियर है, जो आपको 24 घंटे क्लीन एनर्जी दे रहा है। अब समस्या ये है कि 10 साल छोड़िए, अगर हम 70 साल में देखें, आई रेस्पेक्ट दिस मैन, डॉक्टर होमी भाभा, जिन्होंने उस टाइम पे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वी वर स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज़ादी के तुरंत बाद, उन्होंने सपना देखा कि भाई ये वो चीज़ है न्यूक्लियर एनर्जी जिससे हमें स्ट्रेटेजिकली और डेवलपमेंट के हिसाब से, एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी सेल्फ रिलायंट होने का मौका मिलेगा, व्हाट यू कॉल आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा। उस टाइम पे 70 साल पहले, कट टू 70 साल बाद, आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम लोग उस स्पीड से ऊपर नहीं जा पाए। तो फैक्ट ये है, और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए लेकिन हम इसको बढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो ये तो एक इक्वेशन के दो पार्ट तो ये हो गए। इसमें एक आता है तीसरा पार्ट,
जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबली हमने क्लाइमेट को इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया है कि नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 6 years ऑफ टाइम, जिसमें हम एक्शन लेके इसको 1.5 डिग्री राइज को रोक सकते हैं। कॉन्क्रीट एक्शन पूरी दुनिया लेगी तब, जिसमें इंडिया मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इंडिया सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़ी इकोनॉमी है ग्रोथ में, तो ऑब्वियसली उसके कार्बन एमिशन ज़्यादा ही होंगे। तो या तो आप ग्रोथ रोक दीजिए, डेवलपमेंट बाद में देखेंगे, क्लाइमेट देख लेते हैं, या फिर आप क्लाइमेट को जाने दीजिए, डेवलप करते हैं। बट अल्टीमेटली दोनों में से कोई भी एक चूज करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो अगर आपको ये दोनों बैलेंस रखने हैं तो आपको एनर्जी सोर्स भी चाहिए जो क्लीन हो, साथ में डेवलपमेंट भी उसी के हिसाब से चलते रहना चाहिए। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमें पता है कि न्यूक्लियर ऑप्शन है, हमें पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसमें बहुत परफेक्ट हैं। वी हैव सेट एन एग्जाम्पल, इंडिया का न्यूक्लियर ने बहुत सारे ऑपरेशन सेफ्टी में एग्जाम्पल सेट करे हैं दुनिया में। हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम ये गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो दिक्कत है। तो अगर हम देखें कि 2047 में हमारा जो एनर्जी डिमांड होगा और आज के हिसाब से वो एक्सपोनेंशियली राइज करने वाला है। इंडीड। तो अब हम उसको मीट कैसे करेंगे, है ना? तो या तो आप इन्वेस्ट करें सोलर में, जो हम अभी कर रहे हैं, या फिर हम करें न्यूक्लियर में, या फिर वही कोल वाला जो सिस्टम चल रहा है वो। और अगर आप देखें जिस तरीके से इकोनॉमीज मूव कर रही हैं, आपका ईवीज आ रही हैं, जो आपको बहुत डिमांड, एक नया सेक्टर आ जाएगा जिसमें आपको डिमांड चाहिए होगी हर चीज़ की। अब एनर्जी की डिमांड और कहाँ पे आ रही है? अब जैसे आप चैट जीपीटी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंटेंस एनर्जी डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर और वो सब बहुत हाई चाहिए। तो उसके लिए कहाँ से, मतलब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे बनाएंगे उन सब चीज़ों को, उनमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसमें मासिव स्केल पे स्केल अप कैसे करेंगे उन चीज़ों को? अभी तो हमको पता भी नहीं, मतलब 10 साल पहले तो पता भी नहीं था कि चैट जीपीटी में भी हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी, इस तरीके के एआई जो मॉडल्स क्रिएट होंगे। तो हो सकता है 10 साल बाद और एनर्जी डिमांड क्रिएट हो। तो हमको, मतलब हम तो आज के हिसाब से ये मीटअप नहीं कर रहे हैं ना न्यूक्लियर को। एग्जैक्टली। तो हम तो 2047 का तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो आप बताइए कि जैसे, मतलब हमने एक कॉन्वर्सेशन किया था, संवाद किया था जयदीप प्रभु के साथ, बहुत शायद 30वां 29वां एपिसोड था, जिसमें हमने कहा था कि इंडिया को 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए। तो लोग पागल हो गए थे कि ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। फैक्ट है ये। तो थोड़ा सा वो कैलकुलेशंस भी अगर आप अपने हिसाब से बता सके कि क्या सच में 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर्स टाइप का कुछ, या वो एब्सर्ड फिगर है? नहीं, मैं आपको एकदम ये तीनों एस्पेक्ट बताता हूँ स्लोली। पहला ये देखिए कि आज के डेट में हम लोग, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी के पास इंटरनेट है, हर आदमी कनेक्टेड है। तो कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बोल रहा जो आपको नहीं पता है। आप देख रहे हो दुनिया ग्रो कर रही है, करे जा रही है, और वो लोग न्यूक्लियर पे भी जा रहे हैं, वो लोग फ्यूजन पे भी जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, दे आर ग्रोइंग, उनकी समस्याएं भी हैं, वो सॉल्व भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी भी बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, जैसे कोई नई चीज़ आती है, हम लोग बहुत स्ट्रांगली उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कॉपी करना शुरू कर दो। कॉपी तो सेकंड पॉइंट है, बट यूज़ करने के बाद देखते हैं कि हाँ कौन सा पार्ट कॉपी हो सकता है। पहला पॉइंट तो यूज़ करना है। जब मोबाइल आया हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो अब दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल की रिक्वायरमेंट इंडिया में है। जब इंटरनेट आया, क्योंकि मोबाइल है तो इंटरनेट भी है, अभी एआई भी लॉन्च हुआ है, एंड आई टेल यू एआई में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है, बिकॉज उनके डेटा सेंटर्स आर रियली रिक्वायरिंग पावर। अब क्योंकि यूज़र, हमारा गेम नंबर का है, इंडिया का मेन गेम नंबर का है, जो हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, वही गेम बना भी सकती है, वही गेम बिगाड़ भी सकती है। दोनों सिचुएशन एक साथ होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बैलेंस कैसे करें। तो सेम चीज़ हुई यहाँ पे कि भाई हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी, ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, तो और चीज़ें लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं।
पहले जहाँ मे बी 100 लोग कार यूज कर पाते थे, आज 1000 कर पा रहे हैं, जस्ट अ नंबर। एस्पिरेशन भी बढ़ गया, आप देखिए एस्पिरेशन भी बढ़ गया आप क्योंकि कह रहे हैं कि हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे। Exactly. अब सिर्फ वो बिजली पहुंचाएंगे, 2 घंटे नहीं पहुंचा सकते, 24 घंटे पहुंचाना पड़ता है। एग्जैक्टली तो वो डिमांड बढ़ गया है। हर चीज़ का डिमांड आपका बढ़ रहा है, तो आपका हर चीज़ की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जैसे आपने कहा आप इंटरनेट चैट जीपीटी पे लेके आए, एक और सेक्टर है जो कोई बात नहीं कर रहा। आप बोल रहे हो आप हेल्थ केयर इम्प्रूव करोगे। अगर आप हेल्थ केयर इम्प्रूव करोगे, इसका मतलब हर आदमी को हेल्थ केयर की फैसिलिटी होगी। हॉस्पिटल्स आप 8 घंटे के हिसाब से नहीं चला सकते ना, आईसीयू तो 24 घंटे चलता है ना। तो जब 24 घंटे चलेगा तो उसको बिजली कहाँ से मिलेगी? और तो एक आप कह रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फैक्ट्रीज में कैसे 24 घंटे सप्लाई चाहिए। ये दूसरा पॉइंट आ रहा है कि आप सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी Exactly. हाईली इंटेंसिव। अब आप कह रहे हो कि सेमीकंडक्टर्स पे जाना है, उस सेक्टर को ग्रो करना है, फिर से एनर्जी चाहिए। और एक डेवलप्ड नेशन की ना एक डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि हाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है तो हम डेवलप्ड नेशन है। डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन आती है मेरे हिसाब से, जो एक आम आदमी है उसके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 24/7 अवेलेबल है क्या? बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान वो है, उसके अलावा आज के चीज़ें हैं। उसके पास बेटर एजुकेशन सिस्टम है क्या? बेटर हेल्थ केयर है क्या? और ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आएंगी कि आपने एक जगह क्रिएट कर दी, से दिल्ली में क्रिएट हो गया तो सब अच्छा है, नहीं। वो आपको गांव-गांव तक भी चाहिए। हम जब कंपेयर करते हैं बाहर के देशों से, तो वहाँ पे क्या होता है कि बाहर के गांव में अगर एक घर भी है तो उसके पास बिजली, पानी और हॉस्पिटल का एक्सेस है। तब डेफिनेशन आएगी ना कि आप डेवलप्ड नेशन है। तो अब हमारे पास नंबर बड़ा है, हमारे पास ये सब रिक्वायरमेंट बड़ी हैं, और ऑप्शंस एनर्जी के आपने बता दिए। अब इसमें ना मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेमैन, जो आपको भी समझ में आया, मुझे भी समझ में आया। आपने सोलर लिया, आपको क्योंकि डीकार्बनाइज करना है सेक्टर। व्हाट आई मीन बाय दैट, अभी अगर आपका 100% एनर्जी आप ले रहे हो तो उसमें कहाँ कहाँ से आ रही है? ऑलमोस्ट 60 to 65% आपकी फॉसिल से आ रही है। बाकी की 10-15% रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। बाकी की 18-20% आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, उससे आ रहा है। 2-3% आपका न्यूक्लियर से आ रहा है, और बायोमास ये वो सब करे, कुल मिला के ये टोटल पिक्चर है। जो आपका 60-65% फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, उसमें दो फैक्टर हैं जो मुझे दिखते हैं। एक तो आपको वो कोल या ऑयल वो लेने के लिए आपको फॉरेन रिजर्व्स खत्म करने पड़ेंगे, आप बाहर से खरीद रहे हो, हमारे पास है नहीं। दूसरा, आप कार्बन एमिशन इतना कर रहे हो कि वो आपके ऊपर ही वापस आ रहा है। चाहे आप दिल्ली का पोल्यूशन ले लो, चाहे आप आज के डेट में हमारा हीट वेव्स का सिनेरियो देख लो, और जब इससे ऐश निकलती है उसको भी कहीं, कोयला का जो राख भी से ना, उसको भी कहीं रखोगे। जब सबको पता है कि इट्स नॉट अ गुड सोर्स, सो ट्राई टू फेज इट आउट ना, आप उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन देखिए। सोलर ले लेते हैं। सोलर में समस्या क्या है कि आपको सोलर लगाने के लिए इतनी ज़्यादा लैंड रिक्वायरमेंट है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप कोल या सोलर या विंड या यूरेनियम से लेते हैं, न्यूक्लियर से लेते हैं, उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि क्या हमारे देश में उतनी स्पेस है कि हम उतना सोलर लगा के हर आदमी को बिजली दे सकें? अब ये तो बात चल रही है कि हर घर में सोलर लगेगा, तो वहाँ वो सिर्फ अपने अपने घर में तो वहाँ से ले लेगा, और वो एक्सपोर्ट भी करेगा, सरकार को भी देगा वो। तो क्या ये फिजिबल है? जो उसका फिजिबिलिटी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रिड पे जाते हैं, यहाँ पे सोलर का सिर्फ घर पे बिजली का नहीं है ना, और जो आप घर पे सोलर लगा रहे हैं, क्या हर आदमी उसको अफोर्ड कर पा रहा है? उसका जो वॉल्यूम है, जितनी उसकी घर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी सोलर से ले पाता है क्या? ऊपर से इंडस्ट्रियल हीटिंग या इंडस्ट्रियल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ वे मोर। और स्पेस के हिसाब से ये तो एक स्पेस वाला फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर और भी है, उनका ऑपरेटिंग मेंटेनेंस। वो है कि आपको डेली उनको क्लीन रखना पड़ता है, अदरवाइज दे डोंट वर्क। उसके लिए पानी लगता है। आपके पास इतना पानी है क्या कि आप सोलर की सफाई करते में लगा देंगे? अनदर फैक्टर। तीसरा और एक फैक्टर है कि सोलर की लाइफ साइकिल होती है मैक्सिमम 15, आपने जहाँ से 20 साल लगा लिया करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद उसका आप क्या करेंगे? उसके बाद तो डेवलप्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आप उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे या फिर उसको। एक तरीके से ऐसा है कि आपने इस वेस्ट से
छुटकारा पाके यहाँ पे वेस्ट कर लिया। तो दैट इज ऑल्सो बैड वेस्ट। दैट इज ऑल्सो ए बैड वेस्ट, क्योंकि उसका रिसाइकलिंग इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। उसमें जो मटेरियल्स रिलीज होते हैं वो बहुत हार्मफुल हैं। अनलेस कोई उसके लिए पॉलिसी नहीं है, मेक नो सेंस। विंड पे आते हैं, सेम सिनेरियो, सेम प्रॉब्लम। विंड का रिसाइकल भी इट्स नॉट इजी, क्योंकि जो विंड ब्लेड्स बने होते हैं, जो हमें लगता है कि स्टील के, एल्यूमिनियम के, स्पेसिफिक मटेरियल के बने हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल के बने होते हैं, वो रिसाइकल नहीं होते। बाहर के देशों में अब उन्होंने वो ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है उसका, एंड ऑन एंड ऑन दे आर ट्राइंग टू रीयूज इट, बट रिसाइकल तो नहीं होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कितने ही विंड मिल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी कंपैरिजन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोल। नाउ कम टू न्यूक्लियर। सेम साइट आपको इतनी ज़्यादा पावर देती है कि आप लैंड से प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हो, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर मोटा मोटी 60 ईयर्स तक चलते हैं, जो आज की डेट में एक्सटेंड होकर 80 ईयर्स तक चलते हैं। आपने एक बार लगाया, 80 साल की छुट्टी। लेकिन वो लगाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो लगाने ये की सबसे बड़ा initial दिक्कत cost ज़्यादा है। अब यहाँ पे फैक्टर ये ना कि आप छोटे छोटे, टेक एन एग्जांपल ऑफ सोलर, हर 15 साल में 4 प्लांट लगाते रहो, या फिर यहाँ पे एक बार लगा के छुट्टी करो, वो एक पॉइंट है। अच्छा, सोलर से सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिल रही है कि आपको एनर्जी मिल रही है। न्यूक्लियर से आपको और भी चीज़ें मिलती हैं। आप उसकी जो रेजिडुअल हीट है उससे आप डिसैलिनेशन कर सकते हो, जो हमारा सॉल्ट वाटर है उससे मीठा पानी जो बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो मतलब अगर आप मान लीजिए चेन्नई, मुंबई और जो हमारे जो सिटीज़ हैं ऑन द कोस्ट, यस, उनकी हम पूरी की पूरी पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो आज के बहुत क्राइसिस है, चेन्नई में कितना बड़ा क्राइसिस है और सिटीज़ में कितना बड़ा क्राइसिस है, वहाँ पे डिसैलिनेशन मतलब प्लांट्स विद न्यूक्लियर प्लांट्स हम कंबाइन करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। यस, और उन्हीं की नहीं, आगे भी, क्योंकि ये तो 24/7 चल रहा है। न्यूक्लियर इज रनिंग, ऑपरेटिंग 24/7। उसमें तो कोई वो ही नहीं है ना कि बारिश हो गई, हवा नहीं है, सन नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस। सो ये एक फुल पिक्चर है जहाँ पे क्या है, लाइक व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड एंड व्हाट आर द ऑप्शंस। अच्छा, एक और फैक्टर जो हमेशा न्यूक्लियर के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि न्यूक्लियर वेस्ट ऐसा है, सब खराब कर देता है एंड ऑल। अगर ऐसा ही है, पहला बात लेमन टर्म्स में लेता हूँ मैं, कि अगर ऐसा ही है तो बाकी पूरी दुनिया आगे यूज़ करके ग्रो करे जा रही है। हम लोग उस डर को ही लेके बैठे हैं अभी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि उसको लगाने से कैंसर हो जाएगा। अभी जब है नहीं तो भी इंडिया का कैंसर रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर डर ही है तो लाइक लॉजिकल डर कहाँ पे? मैंने ये सुना था, पता नहीं कितना सही है या नहीं, कि आज तक जितना भी न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस हुआ है और उसका जो जितना भी वेस्ट है वो पूरा का पूरा एक फुटबॉल स्टेडियम में समा सकता है। फैक्ट है, ये सच है। ये सच है। और ये सच तब है जब सबकी अलग अलग वेस्ट की डेफिनेशन है, सबका अलग अलग वेस्ट मैनेज करने का तरीका है। तो मतलब इतना ही आज तक कितने साल से न्यूक्लियर पावर चल रही है, 450 एक स्टेडियम में पूरा वेस्ट आ सकता है। 450 रिएक्टर दुनिया में चल रहे हैं, उसके बाद वो भी पिछले 70 साल से, तब इतना है। अभी इंडिया की बात करें तो और भी मजा आएगा आपको। कैसे? देखिए, हम इसका एग्जाम्पल ऐसे कि हम उस टाइप के देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास रिसोर्स है नहीं। हम टूथपेस्ट को भी ना एकदम निचोड़ के यूज़ करते हैं, क्योंकि महंगाई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं फीड करने के लिए। सेम कहानी हमारी न्यूक्लियर के साथ भी है। हमारे पास यूरेनियम का फ्यूल नहीं है ज़्यादा, तो हम जो लो क्वालिटी का ओर है जिसको बाहर की दुनिया में वेस्ट करके छोड़ देते हैं, उस ओर से हम यूरेनियम निकाल के अपना पूरा इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, यस। और नहीं, डेंजरस नहीं, यूरेनियम डेंजरस कुछ नहीं। इससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमारी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, हमें प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है। अब आपको मिट्टी में से ऐसे देखिए ना, अगर एक बाल्टी में आपका 10 किलो मिट्टी है और उसमें 5 किलो यूरेनियम है तो आप फटाक से निकाल पाओगे ना। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 किलो मिट्टी है, उसमें सिर्फ 5 ग्राम यूरेनियम है, तो फिर यू नीड टू डू मोर प्रोसेस, टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा एक्सपेंसिव लगेगा, तो वो दिक्कत है। और इसकी वजह से टोटल क्वांटिटी भी आपके पास लेस है।
तो आप वो करके चला रहे हो। अब जब आप इतनी मेहनत करके कोई एक रिसोर्स निकालते हो तो आप उसको यूज भी वैसे ही करते हो ना। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, आपने नई नई गाड़ी ली है, आप उसको संभाल के रखते हो कि भाई एक ही है, मैं पूरी ज़िंदगी में एक ही ले पाऊंगा, तो संभाल के चलाते हो हर चीज़। तो यूरेनियम के साथ भी हम वही करते हैं। इंडिया का टेक्नोलॉजी यूरेनियम यूज़ करने का इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड आई टेल यू हाउ। अब लोग रिसाइकल की बात कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री इंडिया में पहले से ही वो कर रही है। हम लोग जो रिएक्टर में से फ्यूल आता है उसको वेस्ट नहीं कर देते कि भाई हाँ ठीक है इसका माउंटेन बना दो, नो, वी रीप्रोसेस इट। उसमें से मान लीजिए आपने एक फ्यूल बंडल ले लेते हैं, उसमें आपने शुरू में 5% यूरेनियम 235 डाला, बाकी का 95% यूरेनियम 238 डाल दिया। मोटा मोटी कैलकुलेशन है। जब वो साइकिल ख़त्म होती है तो क्या होता है कि उसमें से ऑलमोस्ट 3% यूरेनियम यूज़ हो गया, अज्यूम 2% यूरेनियम 235 बचा। तो वो जो 3% है उसमें आपके बहुत सारे फिजन प्रोडक्ट्स बने, रेडियो आइसोटोप्स बने, बहुत सारे, वो 3% में। और जो यूरेनियम 238 था 95%, उसमें से मान लीजिए 2-3% प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास क्या बचा? 92% 238 से 2% प्लूटोनियम, वो भी एक और फ्यूल है, और 2% यूरेनियम 235, वो भी और एक फ्यूल है। तो ये तीनों चीज़ तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। इंडिया वही करता है, पहले तो ये 3 चीज़ निकाल लेता है कि ये भाई हम दोबारा यूज़ करेंगे। उसके बाद वो जो आपके 3% में रेडियो आइसोटोप्स बचे, उसमें बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, या रिसर्च में यूज़ होते हैं। और ग्लोबली उसका बहुत बड़ा मार्केट भी है रेडियो आइसोटोप्स का। आपके ये जो फायर अलार्म्स हैं, इसमें अमेरिशियम लगता है। तो ये सारे आएंगे कहाँ से? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं, ये रिएक्टर में ही बनते हैं। तो आप वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। इन सब के बाद भी मोटा मोटी जो बचता है, जो लॉन्ग डिकेइंग एक्टिनाइड्स हैं, वो बहुत छोटा नंबर है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए वेस्ट क्या हुआ? ये जो हमने इतना बड़ा बंडल निकाला, उसमें से ये, और इतने सारे मतलब यूजेस करके, इतने सारे यूजेस करके इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहा है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप इसको दोबारा से यूज करते हो, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, खराब नहीं होते, वो तो सेम एटम, सेम न्यूक्लियर, सेम ही रहता है, आप दोबारा से यूज करते हो। इंडिया के पास अगर आप देखेंगे ना, आप जाइए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को पूछिए कि हमारे पास कितना वेस्ट है, आपको हंसी आ जाएगी। कितना हो? क्योंकि है ही नहीं, काइंड ऑफ इस कमरे जितना भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बहुत थोड़ा सा उनके पास रहेगा। वो भी इंडिया पूरी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है कि उसको भी, जैसे हमारे यहाँ कलपक्का में फास्ट रिएक्टर बना, जिसकी अभी फ्यूल लोडिंग करने अपने प्राइम मिनिस्टर गए, वो और एक टेक्नोलॉजी जिसमें आप ये वाला भी डाल के इसको और ब्रेक डाउन करके लो डिकेइंग साइकिल में ले आते हो, तो 1000-2000 की बजाय लाइक 500-600 में आ जाएगा। इंडिया क्योंकि है नहीं ना, तो किफ़ायती तरीके से यूज़ करके वी जस्ट ब्रिंग इट डाउन। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो न्यूक्लियर जो वेस्ट का जो हवा क्रिएट किया गया वो तो एकदम फर्जी है? एकदम फर्जी है, फैक्टली फर्जी है, क्योंकि आपके देश के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर दिन रात उसी काम पे लगे हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं ना वो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हमारे देश में जो चल रहा है उस पर भरोसा नहीं करते हैं, बाहर में जो कुछ भी चल रहा है उसको, अरे वाह। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अनदर नरेशन। जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए, ठीक है। इंडिया में मैंने जिसको बात किया था, लाइक अरे इतना बड़ा कंट्री बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, इतना बड़ा कंट्री बंद कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। जबकि वही देश दूसरे देश से न्यूक्लियर से बिजली ले रहा है ज्यादा पैसे देके। इस बात को लोग समझना नहीं चाह रहे, और अब उस सिचुएशन में आ गया वो कि दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ही कैन नॉट मीट हिज गोल्स। हाँ, क्योंकि वोकनेस तो एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, वहाँ पे इतने से लोग हैं और इतना बड़ा देश है, कंपेयर करें अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, दे कैन फीड देयर पॉपुलेशन विद रिन्यूएबल एनर्जी। कितने रिएक्टर्स होंगे उनके पास? उनके पास आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक 8 से 10 रिएक्टर्स हैं। 8 से 10 रिएक्टर हैं, जब उनकी पॉपुलेशन कितनी है?
वी कैन गूगल इट, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यू कैन नॉट डू दिस ना। जर्मनी पॉपुलेशन है 8 करोड़ मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर है 1 करोड़ जनता के ऊपर, मोर और लेस। मोर और लेस। और हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है वो देख लो आप। दिल्ली के लगभग 2.5 से 3 करोड़। और ये तो वो है जो रह रही है, जो इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स है वो मिला के तो इट्स मोर और लेस एक जर्मनी। नहीं, मेरे ख्याल से फ्रांस जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी का। वहाँ पे क्या है, शायद 80 रिएक्टर्स हैं। वहाँ पे 55 रिएक्टर, मैं फ्रांस में ही रहता हूँ, मैं फ्रांस में ही पढ़ा हूँ, वहाँ पे 55 रिएक्टर्स हैं। उनका ऑलमोस्ट 76% न्यूक्लियर से आता है, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। फ्रांस में ऑलमोस्ट 100% क्लीन एनर्जी है, जिसमें मेजर सेक्टर न्यूक्लियर से आ रहा है। और फ्रांस का पॉपुलेशन 6.5-7 करोड़, तो 7 करोड़ पे इन्होंने 55 रिएक्टर लगा रखे हैं। सी, आप डेवलप नेशन तब नहीं बनते कि आप अपना सब घर सही चल रहा है। आप डेवलप नेशन तब बनते हैं जब आपका अपना घर सही चल रहा है, आप सामने वाले को मदद भी कर सकते हैं। इंडिया की नेबर फर्स्ट पॉलिसी है। आप मुझे बताइए कि आप दूसरे की मदद कब तक इस तरीके से कर पाएंगे जब तक आपके पास खुद सफिशिएंट नहीं है। ये वो देश हैं जिनके पास ऑलरेडी इन्होंने एनर्जी सरप्लस कर रखा है, जिसको यूज करके इन्होंने टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, एंड उसके बाद उनके पास इंटरेस्ट आया है या स्ट्रेंथ आई है टू गो फॉर इट। हम अभी भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी डिप्राइव हैं और टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में कभी नहीं आ रहे हैं। एक बूम आया आईटी का, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आईटी का बूम गया, देन व्हाट? आपने टेंजिबल क्या दिया है? आपकी हैवी इंडस्ट्री कितनी चल रही है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? पावर तो वहीं से आती है ना। मैं एक और मोटा एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है गलत लगे लोगों को। चाइना पूरी दुनिया पे राज कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है। सेम चीज़ इंडिया कोशिश कर रहा है कि चलो वहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ कर लें, बट कैन यू रियली डू दैट? आपके पास उतना एनर्जी है क्या टू पुट इन? और अगर आप वो भी उसी तरीके से करेंगे कि ठीक है मैं कोल या फॉसिल फ्यूल लगा के कर लूँगा, तो फिर आप यूएन में जाके फिर क्लाइमेट गोल्स कैसे खड़े कर पाएंगे? इंडिया का क्लाइमेट गोल 2070 का है नेट जीरो का, बाकी देश 2030 2050 कर रहे हैं, 2040 कर रहे हैं। तो ये वो वाली बात हो गई कि वो बड़े देश जिन्होंने पहले ये रायता फैलाया, टू बी वेरी फ्रैंक, वो लोग अब कह रहे हैं कि हम तो क्लीन हैं, आप कर रहे हो जो कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप ब्लेम भी ले रहे हो, आप डेवलप भी नहीं कर पा रहे हो, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है बिकॉज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग कि आप खुद के न्यूक्लियर सेक्टर को या एनर्जी सेक्टर को स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो। और ये एक मैसेज भी जाता है ना, जब आप मान लीजिए आप एक डील करते हो कि हम अगले से 10 साल में 100 न्यूक्लियर रिएक्टर डालने वाले हैं, तो एक मैसेज जाता है कि एनर्जी डिमांड क्रिएट, एनर्जी सप्लाई के लिए सीरियस है देश। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं जो, और सेमीकंडक्टर्स वाले हैं, उनको एक एक्सपेक्टेशन होगा कि लॉन्ग टर्म में हमको ये मारामारी नहीं होगी एनर्जी के लिए कम से कम। एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया यही आपने। बाहर की कंपनियां जब यहाँ लगाने आती हैं सेटअप, तो उन्हें यही चीज़ चाहिए ना, एनर्जी सिक्योरिटी, कि भाई मुझे 24/7 मिलेगा। ये एक फैक्टर है। दूसरा, जो देश की कंपनियां हैं, आई स्पोक टू मेनी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी न्यूक्लियर को सपोर्ट करती हैं, न्यूक्लियर में सप्लाई करती हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उन लोग का भी कहना बहुत सही है। वो लोग क्या कहते हैं कि हम तो तैयार हैं अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके लगाने को, लेकिन हमें ये पता तो रहे कि हमारे पास अगले 20 साल तक या अगले 50 साल तक बिजनेस रहेगा। मान लो मैंने आज एक रिएक्टर का ऑर्डर मिला, मैंने आज बना दिया, मैंने उसके लिए लोग भी हायर करे, टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, मैंने सब किया, एक रिएक्टर का काम खत्म, फिर मैं उस सेटअप का क्या करूँगा? तो फिर मैं उसमें आज क्यों इन्वेस्ट करूँगा? और चलो मैंने देश सेवा करके इन्वेस्ट कर भी दिया, उसके बाद अगले 10 साल तक कुछ नहीं हो रहा, तो फिर अगर मैं उसे कुछ नहीं भी करूँ तो भी वो डिग्रेड हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि न्यूक्लियर सेफ्टी पे आप काम करते हैं, आप न्यूक्लियर सेफ्टी इंजीनियर हैं, एक सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब जब भी न्यूक्लियर का नाम आता है कि न्यूक्लियर एज अ पावर सोर्स, तो हमारे देश में जिन लोगों को जो एक्सपर्ट्स नहीं है इस फील्ड में, तो उनके लिए सबसे बड़ा हुआ है कि देखो ये खतरा है बहुत बड़ा, कि हमारे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की, और कहीं पे भी लगाएंगे तो मतलब अगर कुछ हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग
मर जाएंगे या रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे। तो ये मतलब फुकुशिमा और पता नहीं कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल दिया जाता है, चेरनोबिल का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। हालांकि फुकुशिमा में शायद पूरे इंसिडेंट में एक भी व्यक्ति नहीं मरा था, 11 मरे थे। चेरनोबिल में 27 मरे थे। वो भी वो लोग थे जो काम कर न्यूक्लियर इंजीनियर, जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम थी जो उसको बंद करने और संभालने गई थी। अगर हम वैसे डेथ के हिसाब से भी देखें तो कोल के जो खानों में जो लोग मरते हैं उसका काउंटेबिलिटी नहीं है ना, काउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो और नुकसान जो है, जो हाइड्रो से प्रकृति को ही नुकसान हो रहा है, जो रिवर्स को नुकसान हो रहा है, उसके आसपास के एरियाज को जो नुकसान हो रहा है, तो कोल से पूरे पर्यावरण को ही नुकसान हो रहा है। तो आप ये बताइए कि सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से न्यूक्लियर कितना सेफ है? मैं उसका एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरा एक्सपर्टीज़ है जो सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, जो चेरनोबिल हुआ, 3 माइल आइलैंड हुआ या फुकुशिमा हुआ, उन एक्सीडेंट्स के होने के बाद बाहर पर्यावरण को या बाहर किसी इंसान को नुकसान ना हो, वो जो सेफ्टी सिस्टम्स है वो मैं डिज़ाइन करता हूँ। और इंडिया के लिए मैंने उस तरीके का एक सिस्टम डिज़ाइन भी किया है। मेरी स्टडी इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दिस फील्ड, जो डिपार्टमेंट में भी है, जो पीएमओ में भी है, उसके सब रिपोर्ट्स बहुत लॉजिकल है। डर ज़्यादा है, फैक्ट कम है। पहला पॉइंट, मैंने कई लोगों को सुना है जो लोग पब्लिकली भी बोलते हैं कि अगर कुछ हो गया तो ये बॉम्ब की तरह फट जाएगा। पहला पॉइंट ये सरासर गलत है, क्योंकि एक बॉम्ब में और रिएक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो कभी फटेगा नहीं? वो फटेगा तो कभी नहीं, ये तो पहला श्योर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम अच्छा, ये भी मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि थोड़ा स्टूपिड सवाल सा लगता है, बट क्यों नहीं फटेगा? क्यों नहीं फटेगा वो भी बता देता हूँ। कोई भी चीज़ फटती कब है? आप जो दिवाली में पटाखे चलाते हैं वो क्यों फटता है? बेसिकली आप क्या करते हैं कि बहुत सारा बारूद एक छोटी सी जगह में पैक कर देते हैं, तो फिर उसको जब एनर्जी मिलती है तो वो फटता है। तो जो क्वांटिटी है या जो क्रिटिकल मास है, जो ये कितना बारूद कितने वॉल्यूम में रखा जाए, वो डिफाइन करता है कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा। सिंपल लॉजिक है। तो जो क्रिटिकल मास है वो रिएक्टर में उतना होता ही नहीं है कि वो फटने के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए। वो वॉल्यूम इतना बड़ा है, वो उसमें और भी 1000 चीज़ें मिली हुई हैं कि वो उस टाइप का मास बन ही नहीं सकता कि फटे। तो फटेगा तो नहीं, पहला पॉइंट। सेफ्टी पे आते हैं। न्यूक्लियर इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री, ये दो इतनी ज़्यादा वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं क्योंकि हम अपने एक्शंस को अकाउंटेबल हैं। हम जो भी कर रहे हैं हमें पता है हम क्यों कर रहे हैं और उससे आम जनता को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एयरप्लेन का सिंपल है ना, अगर फटा तो गया, अगर डेविएट होता वो गिर जाता है, सिंपल। सेम फियर न्यूक्लियर में भी होता है, सबको ये लगता है कि फटा तो गया। सो वी टेक मल्टीपल प्रिकॉशंस। नॉर्मली हर रिएक्टर में आप 5 स्टेजेस ऑफ डिफेंस लगाते हो। वी कॉल इट डिफेंस इन डेप्थ। इसका मतलब ये है कि अगर ये फेल हुआ तो ये है, ये फेल हुआ तो ये है, ये फेल हुआ तो ये है। 5 ऐसे लेयर होते हैं, अलग अलग सारे। और फुकुशिमा जब हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी हम लोग एक नए सिस्टम्स डेवलप कर रहे थे, जो फुकुशिमा के बाद तो लगाना कंपलसरी ही कर दिया है। वो है पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि नेचुरल सिस्टम्स जो रिएक्टर को बिना किसी, जो ये 2 एक्सीडेंट में लोग मरे, वो ऑपरेटर्स थे जो वहाँ चीज़ें रोकने के लिए या उनको बंद करने के लिए या किसी एप्लीकेशन से गए। हमारे लिए देवर वॉरियर्स के, जो उन्होंने जाके वो किया। अब सिस्टम्स हमने ऐसे डेवलप कर लिए कि वहाँ पे इनको भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ हो गया कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, वो सब अपने आप। अगर वो सारे भी फेल हो गए तो यू विल हैव दिस पैसिव सेफ्टी सिस्टम जो सब कुछ अपने आप मैनेज करके उसको वहीं अंदर ही रखेगी। सेफ्टी के एस्पेक्ट्स में देयर इज नो कंसर्न। इट्स नॉट लाइक कि अरे सेफ है ही, इट्स नॉट कि हम उस पर डिबेट भी करें, इट्स लाइक है ही। उन लोगों को नहीं पता है। हाँ, इस पे मैं और एक चीज़ बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा। एक ना ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली जो दुनिया के जितने एक्सीडेंट हुए हैं, जितने, उन सबको एक लिस्ट में डाल के
एक लिस्ट बनाती है कि कौन सा सबसे खराब था, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जान का भी, माल का भी, साइकोलॉजी का भी, सब कुछ मिला के एक लिस्ट बनाती है। कैन यू गेस कि वो कौन सा एक एक्सीडेंट होगा? आई एम श्योर आप जानते हैं। एक नाम आपके दिमाग में जो आए कि आपको लगता है कि ये होगा। न्यूक्लियर वाला। मैंने न्यूक्लियर नहीं बोला, वो एक साथ की लिस्ट है। भोपाल। भोपाल वॉज द वन। भोपाल दुनिया का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है। तो क्या उसके बाद से हमने यूरिया यूज करना बंद कर दिया? एक्सपोर्ट करते हैं शायद, लेकिन अभी थोड़ा दैट इज माई क्वेश्चन। क्या हमने यूरिया यूज करना बंद कर दिया? नहीं, हम यूज भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम इम्पोर्ट भी करते हैं, सब करते हैं, जबकि वो हमारे यहीं पे हुआ है। न्यूक्लियर में हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है, पहली बात। वी आर द सेफेस्ट ऑपरेटिंग। बाहर भी जो हुआ है उसमें भी हवा ज़्यादा बना, लेकिन एक्चुअल रियलिटी अलग थी। सुनामी में ज़्यादातर लोग सुनामी से इफेक्ट हुए, एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट से नहीं। और वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट था भी नहीं। फुकुशिमा में हाइड्रोजन एक्सीडेंट हुआ ऊपर, जो कि एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट नहीं है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट चेरनोबिल में हुआ। वो भी तब हुआ क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ करके टेस्ट किया। वो भी उस टाइम का सोवियत एरा था, उस टाइम पे बहुत सारे मिलिट्री टेस्ट होते थे रिएक्टर्स में, आज की डेट में नहीं होते। और जो हम बात कर रहे हैं वो सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कर रहे हैं, जो रिएक्टर्स जो पब्लिक डोमेन में जाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। और हर इंसान जो भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उसका एक ही पर्पस रहता है, टू मेक इट एज सेफ एज पॉसिबल। और सेफ्टी के हिसाब से मैं अगर आपको बात करूं तो आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट से कंपेयर कर लीजिए, उससे मल्टीपल टाइम सेफर है। ये देखिए सबसे क्लीन एनर्जी सोर्स है, और मतलब इकोनॉमी वाइज भी अगर आप लॉन्ग टर्म का देखें तो भी बहुत अच्छा है, कम्पिटिटिव है। तीसरा सेफ है। चौथा न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं है, वेस्ट भी मतलब जो है वेल मैनेज्ड है। वेल मैनेज्ड है, और बहुत कम है वेस्ट, और उसको भी नई टेक्नोलॉजीज से कैसे रिसाइकल करना है वो भी आ रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? अभी भी 10 साल पहले भी 20-22 रिएक्टर थे, आज भी 20-22 रिएक्टर हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? यहीं पे मेरा पूरा कंसर्न है। मैं आपको बताता हूँ, सरकार चाहती है, हमने देखा, सरकार की अनाउंसमेंट भी देखी, मैनिफेस्टो भी देखा, सरकार की डिस्कशंस भी देखी, G20 का रिपोर्ट भी देखा। सरकार चाहती है, जो पूरा न्यूक्लियर गवर्न करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो भी चाह रही है, वो भी अपने अपने नए डिज़ाइंस ला रहे हैं, वो भी जो भी नए नए प्रपोजल्स कर रहे हैं अपने स्केल से, वो भी चाह रहे हैं। इंडस्ट्री जो अपने आप को डिकार्बनाइज करना चाहती है ताकि उनका एक्सपोर्ट भी चीपर रहे, वो बहुत स्ट्रांगली चाहती है कि भाई हमें भी इंक्लूड करो, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, वी आर रेडी टू एक्सपीडाइट इट, हम जितना फास्ट हो पाएगा लेके जाएंगे। इंडस्ट्री भी चाहती है, यूथ चाहता है, जिसकी ना तो कोई सुन रहा है ना कोई उसको एड्रेस कर रहा है। स्ट्रांगली इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन, और जितना भी यंग ब्लड है वो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे जाना चाहता है, चाहे फिर वो स्पेस है, चाहे फिर वो न्यूक्लियर है, चाहे फिर वो AI है। दे वॉन्ट टू गो फास्ट, जो हम जेन जी की बात करते हैं। उसके बाद भी ये क्यों नहीं हो रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे, और वो अच्छे से एड्रेस नहीं हो रही है। एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि करंटली जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, वो इस हिसाब से बना है कि वो मिलिट्री और सिविल न्यूक्लियर को डिफरेंशिएट नहीं करता, सब कुछ एक साथ है। और वो प्राइवेट इंडस्ट्री को या प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर नहीं करने देता उस डोमेन में वेयर दे कैन कंट्रीब्यूट। इसका एक सोल्यूशन भी निकाला। सोल्यूशन ये निकाला कि आप NPCIL के साथ, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, NPCIL बेसिकली ऐसा है जैसे NTPC कोल के लिए एनर्जी क्रिएट करता है, सप्लाई करता है, वैसे ही NPC न्यूक्लियर से एनर्जी क्रिएट करता है और सप्लाई करता है। तो अगर आप कोई प्राइवेट इंडस्ट्री न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो क्या है, वो जॉइंट वेंचर में कर सकती है NPCIL के साथ। NPCIL का 51% पार्टनरशिप, 49% आपका पार्टनरशिप, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है?
जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत सारे रिएक्टर्स चाहिए। अगर इंडस्ट्री कहेगी कि हमें ये सब कैलकुलेट करके हमें 100 बड़े रिएक्टर चाहिए, तो 100 रिएक्टर का 50% खर्चा तो इंडस्ट्री उठाएगी, 49%, बट 51% तो फिर भी सरकार के पास ही आ गया। तो अल्टीमेटली लोड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के पास आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। दूसरा, इन सब को ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आप नए लोग हायर करोगे, ये करोगे, उसमें भी फिर आधे लोग फिर से उनकी सैलरी का लोड फिर से सरकार के पास आएगा। तो क्या सरकार के पास इतना फंड है कि वो इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो पूरा अकेले फंड कर सकती है? यहाँ पे एक दिक्कत है, एक्ट में एक दिक्कत है कि ओपन नहीं है, यहाँ पे एक दिक्कत है कि फाइनेंस क्या वो अकेला कर सकती है। तीसरी एक दिक्कत है कि अगर हम ये सारी चीज़ें करें भी तो हमें जितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक रिएक्टर चलाने में 1500 आदमी काम कर रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 100 रिएक्टर भी चाहिए, तो हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट यू आर जनरेटिंग। और ये मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कि जब वो रिएक्टर बनेगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं होगी, एक प्रोडक्ट की, दूसरे पाइपिंग की इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सब में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो वो रेवेन्यू बढ़ेगा, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ेगा। और एज अ ह्यूमन रिसोर्स जो लोग काम करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, उनका सप्लाई अपने आप बढ़ता है। जैसे आईटी का बूम हुआ, तो अपने आप ही लोग सीएस में जाने लग गए, जो क्रीम है। तो आपके जो लोग हैं, टॉप के लोग हैं, वो इस फील्ड में जाने लग जाए, वो उस फील्ड में जाने लगेंगे। यहाँ पे लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है। तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ पे ट्रेन होते हैं, उनके प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर आपको ये करना है तो यू नीड टू फाइंड अनदर सोल्यूशन। ये तीसरा प्रॉब्लम है। चौथा ही कंसर्न आता है, वो ये है कि हम बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम है ना, जो इंडिया ने लॉन्च किया, कि आप हर कोई अपना स्टार्टअप कर सकता है, अपना सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो प्रोग्राम अगर आप न्यूक्लियर इंडस्ट्री में देखें तो स्टार्टअप कल्चर में क्या आता है कि आप वाटर प्यूरिफायर जो डेवलप हुआ है वहाँ पे वो कर सकते हैं। आई वुड से ऑक्सिलरी सिस्टम्स, ऑक्सिलरी भी नहीं, लाइक स्पिन ऑफ सिस्टम्स, कि आप प्यूरीफायर जो जनरेट हुआ उसका डेवलपमेंट कर लिए, उस पर स्टार्टअप कर लीजिए, या फूड रेडिएशन के चीज़ें 2-3 हैं वो कर लीजिए, लाइक स्मॉल सेक्टर। बट अगर कोई आदमी डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उसका स्टार्टअप ही कांट डू। कि अगर मैं आज की डेट में न्यूक्लियर का कंपोनेंट डिज़ाइन करके सप्लाई करना चाहता हूँ, एम आई अलाउड टू डू दैट? क्या ये स्टार्टअप कल्चर में एग्जिस्ट करता है? मैं खुद का रिएक्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, स्किल्स है, मैं कर सकता हूँ, क्या ये अलाउड है? और नहीं अलाउड है तो क्यों नहीं अलाउड है? सो देर आर दीज 4 फैक्टर्स विच आर एक्चुअली नॉट लेटिंग अस गो फास्ट। तो मतलब मैं इसका अगर सार देखूं इन चारों फैक्टर्स में, तो ये लाइसेंस परमिट कोटा राज वाला जो पहले था 1991 से पहले, जो पूरी इंडस्ट्री पे था, पूरी इकोनॉमी पे था, वही ताला हमने एटॉमिक जो ये रिसर्च है, सेंटर्स हैं, जो पूरा का पूरा एक्ट है, उसके थ्रू हमने लगा रखा है। इन अ वे यस। उसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो एसेंशियली जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो तो यही है कि सरकार, आप कह रहे हो कि चाहती है, बट सरकार चाहती तो पहले उसी को अमेंड कर देती। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का ही तो फंडा है सारा। अल्टीमेटली यस, अल्टीमेटली फैक्ट यही है कि आप वो वॉक द टॉक वाली बात है। अगर आप सही में चाह रहे हो तो पहले जो हर्डल्स हैं और ऑब्स्टेकल हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए। हर्डल्स वो हैं जो इमीडिएटली कैन बी टेकन केयर ऑफ, ऑब्स्टिकल्स वो हैं जो आपको स्टडी करने रहेंगे कि इनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एंड देन आप कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज दिस नीड टू हैपन। अब यहाँ पे 2 चीज़ हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। अगर हम ये कहानी करने में 15 साल 20 साल लगा देते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास 6 साल ही है क्लाइमेट गोल्स के लिए, अगर हमें सही में कुछ करना है तो। दूसरा पॉइंट जो मुझे दिखता है
कि आपने 370 तो फटाक से हटा दिया। यहाँ पे आपको हमें अभी भी डिबेट करनी पड़ रही है, हमें अभी भी बात करनी पड़ रही है कि भाई ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, इंडिया कैन नॉट ग्रो या कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड नेशन unless we actually decarbonize our fossil वाला जो सेक्टर है by nuclear। ये बेसिकली आर्टिकल 370 की धारा इस पे लगा के रखी हुई है इस सेक्टर के ऊपर। इन अ वे मोटा मोटी रिजेम्बलेंस के हिसाब से देखें तो आप खुद को रोक के रखे हुए हो, आपके खुद के हाथ में है। आपको खुद को यू हैव टू गो फास्ट, और फास्ट जाने के लिए आपके वो जो भी चीज़ें चाहिए आपके पास हैं। अब इसमें तो हम किसी और मिनिस्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई फलाना ने काम नहीं किया, दिकड़े ने काम नहीं किया। ये पूरा का पूरा सेक्टर आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो रन करता है पूरे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को। तो अब करने की ज़रूरत क्या है कि सिर्फ रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है एंड एक नई एनर्जी देनी है ये सभी डिपार्टमेंट्स जो इससे रिलेटेड हैं उनमें। तो अब रन कौन कर रहा है इस चीज़ को, कौन कौन देख रहा है? पिछले 10 साल से 20 साल से कौन चला रहा है ये? कौन देख रहा है कि एनर्जी पॉलिसी बनाना है, कितने रिएक्टर्स चाहिए, कौन चला रहा है इन चीज़ों को? इसमें भी ना एक टू आंसर दिस थिंग आई टेल यू वन पार्ट। मैंने अभी कुछ ना पार्लियामेंट्री क्वेश्चन स्टडी किए पिछले 5 साल के, जो न्यूक्लियर पे उठाए गए। उसमें उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेवलप्ड नेशन बनने की बात करते हैं ना, तो वो किसी एक इंसान की या किसी एक इंस्टीट्यूशन की या सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी मेरी हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, पहला पॉइंट। और वो हर इंसान और हर इंस्टीट्यूशन को एक एटीट्यूड होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर मुझ में एटीट्यूड है कि मुझे ये करना है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि पार्लियामेंट्री क्वेश्चन जब मैंने स्टडी किए तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर क्या है, कितने रिएक्टर चल रहे हैं। उनके जवाब भी वही आते हैं कि हाँ इतने रिएक्टर चल रहे हैं, इतने बन रहे हैं, इतने बनेंगे, कितना टाइमलाइन है, ठीक है अगले 10 साल के लिए ये सैंक्शन है, इतना हम 10% ग्रो करना चाहते हैं या 10% तक पहुंचना चाहते हैं एनर्जी मिक्स में। दिस इज़ द थिंग। बट कोई ये सवाल नहीं पूछता हाउ, कैसे पहुंचेंगे, आपने क्या है, आपने 10 या 11 रिएक्टर सैंक्शन कर दिए, क्या वो इस डेवलपमेंट गोल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है? अगर वो नहीं है तो फिर आप उसके आगे क्या कर रहे हैं उसके लिए? अगर वो सफिशिएंट है तो फिर अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? आप सैंक्शन करने से ग्रिड कनेक्शन होने तक 15 से 20 साल लग रहे हैं, तो कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि क्यों लग रहे हैं? क्या हमारी कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी इतनी स्लो है? और अगर हमारा ये सारे फैक्टर्स इतने स्लो हैं तो हम ये कैसे सोच के बैठे हैं कि हम चाइना को ओवर पावर करें? कंपीट तो छोड़ ही दीजिए, आई थिंक इम्पॉसिबल। चाइना 5 साल में रिएक्टर बना के ग्रिड कनेक्ट कर रहा है। अभी तो यूएई का सबसे बेस्ट है, यूएई का इवन फास्टर। वो एग्जांपल बताइए। यूएई में पिछले 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, उन्होंने रफली 5 से 10 साल में अगर आप देखेंगे उनका 20% शेयर पहुंच गया एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो रिएक्टर्स बना दिए उन्होंने 10। 4 रिएक्टर एक साइड पे वो लोग बना रहे हैं 1000 मेगावाट प्लस के। हम लोग अभी भी 220 मेगावाट के रिएक्टर्स बनाते हैं। तो अगर आप इसका भी समझिए, लाइक इट इज़ इंटरेस्टिंग। हम एक साइड पे 4 रिएक्टर लगाते हैं 220 मेगावाट, जिसका मतलब हुआ कि चारों रिएक्टर हमारे ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। बाकी देश 1000 के 4 लगा रहे हैं, तो एक ही साइड से 4000 आ रही है। हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारे पास ज़मीन कम है, तो भी हम उस स्ट्रेटजी पे नहीं जा रहे हैं। somehow we need to। इससे तो इकोनॉमी का भी जो मतलब इकोनॉमिकल जो कैलकुलेशंस हैं रिएक्टर्स की या एक प्लांट की, उस पर भी तो फ़र्क पड़ता होगा ना कि आप एक ही अगर 4000 का लगा रहे हो, अगर आप 1000 का लगा रहे हो, तो लेकिन जो कॉस्ट है लगाने की वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती होगी। ऑब्वियसली नॉट हाई दिस तो होगी 4 टाइम। हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट। ज़्यादा तो होगी क्योंकि बड़े प्लांट हैं, बड़ा साइज है, लेकिन ऑब्वियसली 4 टाइम्स नहीं होगी। दूसरा एक और पॉइंट, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स आ रहे हैं या माइक्रो रिएक्टर्स आ रहे हैं, अगर आपको 220 का ही लगाए ना, तो फिर आप ये वाले लगाओ ना
फैक्ट्री में बनेगा, वहाँ से बन के आएगा, आप सीधा प्लग कर दीजिए। नहीं, ये क्या है, नया डेवलपमेंट है क्या? यस, न्यूक्लियर में नया डेवलपमेंट आया है विच इज़ कॉल्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो बेसिकली ये है कि छोटे रिएक्टर्स हैं, और जैसे आपकी कार की असेंबली लाइन होती है ना, वैसे आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सेम साइज, सेम कंपोनेंट, सब चीज़ सेम है। हर जगह के लिए अलग डिज़ाइन नहीं करना, एक डिज़ाइन फ्रीज किया और कमर्शियल सप्लाई में उसका मैन्युफैक्चरिंग करके, असेंबली करके यू कैन पुट इट मल्टीपल प्लेसेस। इंडिया में क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, आप नहीं चाहते कि हर जगह लगाइए, तो भी एक इंडस्ट्रियल SEZ जो होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे एक लगा सकते हैं, एक दो जो भी उनको चाहिए, एंड इट कैन सप्लाई पूरा इंडस्ट्रियल जोन को। या फिर जो हमारे नीश रीजन है या जो टफ टेरेन है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, या आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, वहाँ पे यू कैन पुट इट। उसका भी सोल्यूशन न्यूक्लियर से आ सकता है, वहाँ पे आप कन्वेंशनल प्लांट्स नहीं लगा सकते। तो हमारे पास ऑप्शन सारे हैं, द ओनली डिफरेंस इज कमिंग, वी नीड टू कनेक्ट दोज डॉट्स। क्या ये मतलब जैसे 2-4 जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, क्या वो मतलब एक स्टेट की रिक्वायरमेंट्स कितना फुलफिल कर सकते हैं? अगर मतलब दिल्ली के लिए मतलब अगर करना हो तो, उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ। उस सेंस में भी सी, जैसे हरियाणा और दिल्ली की तो पॉपुलेशन सेम ही है, हाँ, लेकिन मेन प्रॉब्लम की ज़्यादा है ज़्यादा है कंपेयर टू। बट दिस इज गुड फॉर सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक। यस, आप अगर दिल्ली का भी एग्जांपल लें, आप पुट कर, यू कैन पुट दोज रिएक्टर्स एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन, क्योंकि यही उसकी ब्यूटी है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल, आपके पास 50 रुपए का नोट है, आपने 50 रुपए का नोट बना लिया, जहां आपको 200 रुपए चाहिए, आप 4 नोट ले जाओ। अगर आपको 50 ही चाहिए तो फिर आप एक यूनिट 50 का लगा दिया। इमेजिन, ये हो गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और भाई फटेगा नहीं अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो? ज़्यादा लगे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये डिज़ाइन और भी अलग तरीके के हैं। दे आर सो डिज़ाइन कि ये सब एक बॉक्स में अंदर ही रहता है, एवरीथिंग इज इनसाइड दिस वेसल। और जनरली आप उसको अंडरग्राउंड लगाते हैं या वाटर पूल में लगाते हैं। सो इट्स लाइक प्लग एंड प्ले, आप ट्रक पे लेके आइए, लगाइए, एनर्जी यूज़ कीजिए, वापस करके वापस भेज दीजिए। अच्छा, फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन 15 के to लिए? 20 years, तो 15 से 20 साल के लिए लगा के यू आर फ्री, देन यू कैन रिप्लेस इट, दैट्स द डिज़ाइन। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको स्मॉल रिएक्टर का। इमेजिन आपने 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का नोट भी बना लिया है, आपकी छोटी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है आपको जहाँ पे 25 की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 50 का लगा के क्या करेंगे। तो आपने मान लीजिए 50, वो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का तो कर ही सकता है आराम से, तो वो यू कैन फिगर आउट हाउ यू वांट टू गो। डायरेक्ट हीटिंग में यूज़ करना है, डायरेक्ट हीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं। पास में लगाएंगे तो आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। अच्छा, ट्रांसमिशन लॉस से एक और चीज़ याद आई, रिन्यूएबल एनर्जी में जब आप ट्रांसमिशन करते हैं तो उस पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से जब आप वो ट्रांसमिशन ग्रिड को करते हैं उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। तो उसके बाद भी प्राइस कॉम्पिटिटिव है न्यूक्लियर के। इमेजिन अगर आप वो कर देंगे तो सस्ता भी हो जाएगा। दिस इज अ फैक्टर आई वांटेड टू हाईलाइट कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल है एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो अब ये बताइए कि जैसे हमको मतलब 1000 रिएक्टर की हमने बात की, लेट्स से कि अगले 30 साल में हमको 1000 लगाने हैं, तो लगभग 300 का ले लेते हैं कि 300 रिएक्टर्स पे कम से कम एक सैंक्शन होना चाहिए। बट अगर आप कॉस्ट देखें 300 रिएक्टर्स को लगाने का, क्योंकि हमने 70 साल में निकम्मापन किया है तो उसका बोझ है ना, तो अब 300 रिएक्टर एक साथ लगाने का कॉस्ट मुझे नहीं लगता कि इंडिया सस्टेन कर सकता है। क्या 100 का भी कर सकता है? फैक्टर ये है कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक साथ हैं। मतलब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब उस स्केल पे अगर हम करें सैंक्शन, अभी तो कर रहे हैं 1 कर दिया, 2 कर दिया, 2 3 कर दिया, ऐसे कर दिया ना, 10 कर दिया। पिछले 10 साल में 10 सैंक्शन हुए होंगे नए, 10 साल में 11 सैंक्शन हुए आई। हाँ, तो मतलब 1 साल में 1 का रेट आ गया ना, यही है ना। तो मतलब 1000 रिएक्टर में तो 1000 साल लग जाएंगे ऐसे तो ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह था कि हम कितने बड़े रिएक्टर बना रहे हैं, उससे क्वांटिटी डिफाइन होगी। पैसा कितना लगेगा, मेरा ये सवाल है। पैसा मोटा मोटी जो आता है ना खर्चा, वो आता है करीब 70 करोड़ पर मेगावाट, उससे आप निकाल लीजिए 17 करोड़ पर मेगावाट। 17 करोड़ या 70 करोड़? 17 17 मोर और लेस ये है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है ना कि हम सारा खर्चा सरकार पे डालना ही नहीं चाह रहे, दैट इज़ द की।
इंडस्ट्री खुद चाहती है टू बी द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उनको उससे बहुत फायदा है. सो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज टेरा पावर करके एक कंपनी में आई थिंक 40% या 30% की स्टेक होल्डर है. टेरा पावर जो बिल गेट्स की कंपनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है. अच्छा, अंबानी का, मुकेश अंबानी का स्टेक है उसमें 40%. 40% या काफी 30% ऐसा substantial कुछ है, ऐसा कुछ सब्सटेंशियल है टेरा पावर में. यू गॉट माई पॉइंट कि हम वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे वो ऑप्शन है. हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ऑप्शन नहीं है, दिस वी नीड टू फिगर आउट. और टाइमलाइन भी ये नहीं कि आप सोचते सोचते चले जाएंगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे. मेक नो सेंस. क्योंकि एक, अगर आप एक टाइम पे देखें तो लाखों करोड़ों का मतलब खर्चा लगता है. अगर आप एक साथ 100 रिएक्टर की बात करें तो लाखों करोड़ों में चला जाएगा बात. उतना पैसा लगता है कि सरकार कहाँ से लाएगी. लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके आते हैं, आप ओपन अप करते हैं सेक्टर्स को, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं. यस. और एक पॉइंट है, जो यंग ब्रेन है आज का, उसके उसके पास भी आइडियाज़ हैं, उनको आप डिसीजन मेकिंग में लीजिए. ये एक पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करूँगा. अभी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी जहाँ पे वी वांटेड टू ब्रिंग यंग पीपल जो एकदम नए हैं और उनको, एंड टू ब्रिंग सम ऑफ द bureaucratic people who are into decision making to have a discussion. And we were said ki nahi, I will not sit with this guy. बाबू लोगों ने बोला. Not exactly, but this was the narrative. Attitude कि भाई सरकार या जो भी decision makers है उन्हें लगता है कि they are not up to the mark, we cannot sit with them. और मैं बहुत impressive example देता हूँ. अभी जब मैं COP28 में था दिसंबर में, I met one guy, कश्मीरी यंग बॉय 21 ईयर ओल्ड, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वहाँ यूथ फोरम में ऑन एनर्जी. ही इज़ ए ब्रिलियंट गाय. उससे बात करके इतना मज़ा आया कि वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ यंग पीपल टू एक्चुअली लीड द कंट्री. उसके आइडियाज़ इनोवेशन थे, और वो जिस तरीके से यूएन में नेगोशिएशन कर रहा था, यू शुड हैव सीन इट. आई वॉज इम्प्रेस. 21 ईयर ओल्ड. सो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आपके पास ही सारे सोल्यूशन हैं? अगर आपके पास ही सारे आइडियाज़ और सोल्यूशन हैं तो 70 साल से अभी तक हम कहाँ हैं? हम अभी तक भी 2% पे ही पहुँचे हैं. और अगर नहीं है तो टेक देम विद यू. आप यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यूथ को सशक्त करने की बात करें, तो यू लोग गिव देम अपॉर्चुनिटी, गिव देम फ्लोर. तो बेसिकली अगर मैं जो मतलब समझ पा रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर ना बाबू डोम की चपेट में है. और वहाँ पे कोई भी सेक्टर जब इस तरीके से चपेट में होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई काम नहीं होता है. कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये यहाँ पे इनएक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि 9 बजे जाते होंगे, 5 बजे आ जाते होंगे और यही देखते होंगे कि कब छुट्टी होगी. वो पॉइंट नहीं है. आई डोंट थिंक दैट इज़ द पॉइंट. क्योंकि अगर आप फ्रेश टैलेंट नहीं ले रहे हो, अगर आप मतलब जो सबसे मतलब ये बताइए कि जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ पे है, इस सेक्टर में, वो इस सेक्टर में है, सरकार के पास सब ये सरकार के पास वो टैलेंटेड लोग हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. सी आई एम एन इंजीनियर. इंजीनियर का काम ये होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. उसके बाद उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो कि ओके ये प्रॉब्लम्स के मल्टीपल फेसेस हैं. फिर एक एक करके उसको एड्रेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. आई एम हियर टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है कहाँ पे. जब हर कोई चाह रहा है इसको कि ये होना चाहिए, पहला पॉइंट, और ये रिक्वायरमेंट भी है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो भी ये क्यों नहीं हो रहा है. आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. और दूसरा जो फैक्टर है विच आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूथ पर्सपेक्टिव, कि आप टेक्नोलॉजी फॉलो करने में, उसको यूज़ करने में तो बहुत ही आगे हैं. टिकटॉक आया, इंडिया नंबर 1. यूट्यूब आया, इंडिया नंबर 1. देन वाई डोंट यू गो फॉर आस्किंग दिस सॉर्ट ऑफ नैरेटिव कि भाई आप स्पेस आया उसमें भी आप गए, तो न्यूक्लियर में भी यू आस्क ना कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मुझे चाहिए प्लेटफॉर्म. एंड व्हेन वी कनेक्टेड विद यंग पीपल, एवरीवन इज लाइक या श्योरली. अभी हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे वी इन्वाइटेड मैनी गेस्ट्स बाहर से भी. हियर आई एम एड्रेसिंग ब्रेन ड्रेन का क्वेश्चन. वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, मस्त सेटल हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
अच्छा पैसा मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, बाहर अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको सफिशिएंटली बढ़िया पैसा मिलता है, बढ़िया जगह है, खासकर ऐसे नीश सेक्टर्स में। एग्जैक्टली जहाँ पे आप हनीमून मनाने जाते हैं वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि दे हैव अ गुड लाइफ, स्टिल they are ready, they want to come back to the country and to contribute to this sector, nuclear sector, that we should do it। क्योंकि कंट्री की रिक्वायरमेंट है और we really want to see our nation a developed nation, a leader। ये नहीं कि पीछे चल रहा है ना। और यहीं पे और एक एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू ऐड विच इज फ्यूजन। अभी तक तो हम ये फिजन की बात कर रहे हैं। फ्यूजन इज अ टेक्नोलॉजी जिसपे इंडिया इज एन इक्वल पार्टनर टू ईटर ऑर्गेनाइजेशन। 7 पार्टनर्स हैं, इंडिया भी इक्वल पार्टनर है। बाकी के 6 कंट्रीज में जो 6 पार्टनर्स हैं उनमें उनका फ्यूजन प्रोग्राम चल रहा है। दे आर एक्सेलिंग। आपने ऑलरेडी सुना होगा कि चाइना ने अपना एक सन बना लिया, जापान ने अपना एक आर्टिफिशियल सन बना लिया। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल लीडिंग टू वन फ्यूजन इंडस्ट्री जो पूरी ग्लोबली ग्रो कर रही है। थोड़ा सा मतलब नॉन टेक्निकल उस तरीके से समझाएंगे फ्यूजन फिजन वाला। हाँ, मैं वो भी बताता हूँ, बट पहले ये एड्रेस करता हूँ कि फ्यूजन में बाकी सबके साथ हम शुरू कर रहे हैं सेम जगह पे। अभी फ्यूजन में जहाँ दुनिया है वहाँ पे इंडिया भी है, लेकिन एटलीस्ट बाकी की पूरी दुनिया उसमें शुरू कर रही है। हम अभी भी वहीं पे हैं, पार्टनर तो किया बट आगे जाने का रास्ता हमारे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता है कि हम कल को फ्यूजन को लेके क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या है हमारा विजन। और अगर हमने नहीं किया तो सेम सिचुएशन होगी कि फिर से 70 साल बाद जब बाकी के लोग अपना फ्यूजन रिएक्टर बना रहे होंगे तब हम फिर देखेंगे ओके चलो फिर हम कहीं से फिर से लेके आते हैं, फिर से पीछे रह जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है, फ्यूजन है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। फिजन में क्या होता है कि आपके पास यूरेनियम है, हैवी एलिमेंट है, तो उस पर आप न्यूट्रॉन डालते हैं तो वो अनस्टेबल होके टूट जाता है। जब वो टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है और फिजन प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का ये जो हमारी अभी तक की कन्वेंशनल न्यूक्लियर एनर्जी है वो यही प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। फ्यूजन में क्या होता है, आप छोटे पार्टिकल लेते हो जैसे हाइड्रोजन को अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो जब वो ज्वाइन होके हीलियम बनता है और साथ में आपकी एनर्जी निकलती है। और यही प्रोसेस आपके सन में होता है नेचुरली। जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस की वजह से चल रही है। सो अल्टीमेटली बाकी पूरी दुनिया इस प्रोसेस को एनर्जी सेक्टर में लेके आने की कोशिश कर रही है कि आप छोटा रिएक्टर बनाइए, फ्यूजन रिएक्टर, जिसमें आप हाइड्रोजन डालिए। उसको बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि आप हाई टेम्परेचर लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगती हैं, तो आप हाई टेम्परेचर के लिए प्लाज्मा क्रिएट करते हैं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं एंड यू क्रिएट फ्यूजन रिएक्टर। और उसमें आप फ्यूजन एनर्जी आएगी, आप उसको एनर्जी मिलेगी और उसमें हीलियम वगैरह बनेगा एंड परफेक्ट। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, वहाँ पे वो सॉलिड वेस्ट नहीं है, आपको गैसेस गई, गैसेस आई, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि वहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी इनपुट लगता है वो क्रिएट करने के लिए, और प्लाज्मा को सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वी आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग, वी आर स्टिल लर्निंग। तो मेन वो डिफरेंस आता है। सेफ्टी वाइज फ्यूजन ज़्यादा सेफर है, वो इसलिए क्योंकि आपको कुछ करना पड़ता है फ्यूजन को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए आपको एक वैक्यूम चाहिए, तो आप वैक्यूम क्रिएट करते हो तब जाके वो फ्यूजन हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वैक्यूम बंद हो गया, आपके पास वहाँ पे कुछ ही नहीं है, तो इट्स लाइक फेल स्टेट में पहुँच जाता है। यहाँ पे जो डर है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो फ्यूल मेल्ट हो जाता है, ये सब हो जाता है, फ्यूजन में वो नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे मेन गैसेस फ्यूल है। बट क्या वो बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी भी? मच बेटर। साइंटिफिक टर्म्स में समझाऊं कि एक रिएक्शन में, फिजन की एक रिएक्शन में 2.3 MeV एनर्जी निकलती है, तो एक फ्यूजन रिएक्शन में 14.1 MeV निकलती है, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। यस। और फ्यूल बहुत कम यूज होता है, जैसे फ्यू ग्राम्स ऑफ ट्रीशियम ड्यूटेरियम अगर आप करके करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है। So it is much better source. So it's technological progress in that sense. Yes. इसी space में. Yes. In fact, if you summarize this whole scenario अभी जो हमने डिस्कशन किया, क्लाइमेट हमारा कंसर्न है, हमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, बट दैट वी कैन नॉट डू एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट।
हमें डेवलप भी करना है और क्लाइमेट टारगेट्स को भी मेंटेन रखना है। तो उसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि कुछ इमीडिएट गोल्स चाहिए जो तुरंत की तुरंत अप्लाई करें ताकि हम तुरंत की तुरंत जितना हो सकता है रोक सकें। फिर कुछ मीडियम टर्म्स गोल चाहिए जो कि उसको आगे तक कंटिन्यू कर पाए। फिर एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि 2047 के बाद या 2070 के बाद दुनिया खत्म हो रही है, हमारा काम खत्म हो गया। जनरेशन्स तो उसके बाद भी रहेगी, दुनिया उसके बाद भी चलेगी। तो यू नीड टू हैव इमीडिएट स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। जो इमीडिएट स्ट्रेटेजी है उसमें हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं आप उनको फास्ट लगाइए। आप 10 साल में 10 मत लगाइए, आप 1 साल में 10 लगाइए या 6 महीने में 10 लगाइए। लाइक यू नीड टू गो फास्ट एज यू कैन। साथ साथ में उनको कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगते हैं, एकदम से नहीं हो सकता। तो वो जो उतने ड्यूरेशन में यू कैन यूज अदर रिन्यूएबल एनर्जी। आपने सोलर लगा लिया, आपने विंड लगा लिया, आपने टाइडल ये सब भी कर लिया, तो यू कैन हैव दैट सॉर्ट ऑफ मिक्स उस टाइम पे। तो दिस मेक्स ओके, क्योंकि उन पे रिन्यूएबल्स पे डिपेंडेंसी कंप्लीटली नहीं है। एंड बाय द टाइम यू कैन फिगर आउट हाउ टू प्रोसेस इट। फिर मीडियम टर्म में यू कैन गो फॉर बिगर रिएक्टर्स फॉर बिग सिटीज, बिग इंडस्ट्रियल सप्लाई। साथ साथ में यू कैन डेवलप योर स्मॉल रिएक्टर्स, योर माइक्रो रिएक्टर्स, सो दैट यू कैन एड्रेस डिफरेंट एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। वो एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मीडियम टर्म में। फिर लॉन्ग टर्म में यू शुड इन्वेस्ट इन फ्यूजन टेक्नोलॉजी टुडे, सो दैट जब तक वो वहाँ पे टाइम आएगा उसके लिए आप ऑलरेडी रेडी हैं, आपकी टेक्नोलॉजी रेडी है, यू कैन गो फॉर फ्यूजन फॉर सस्टेनिंग। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप डिसीजन आज लेंगे। हाँ, लेकिन जब आपके पास एक इकोसिस्टम हो, एग्जैक्टली वो एक बेस बन जाता है, तब आपकी चीजें होने लगती हैं, क्योंकि देन स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, देन दे वांट टू इनोवेट, है ना। दो पुश भी कर सकते हैं, जब उनके लॉबिंग भी होती है तो सरकार को भी पुश कर सकते हैं कि आप इसको रेगुलेशन को थोड़ा ये करिए। तो ये सब वही है कि मतलब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यस। ठीक है, तो आप जैसे बाहर रहते हो, आपका ब्रेन ड्रेन की बात की, आप तो खुद फ्रांस में रहते हो, वहाँ पे पढ़ाई की और काम भी वहीं कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं भाई यहाँ पे आके कुछ करते। लोग पूछेंगे कि आप बाहर बैठे हो, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो, तो आप भी आओ यहाँ पे करो। तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए, ये बताइए। मैं बाहर गया वो भी इसी चीज़ का रीज़न है, और मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। 14 साल पहले जब मैं बाहर पढ़ने गया था, तब मुझे पता चला कि हमें देश में एक तो न्यूक्लियर और यूथ का रिलेशन है नहीं। सो वी नीड सम फोरम जो यूथ और न्यूक्लियर दोनों को एड्रेस करे। सो मार्च 2014 में बहुत सारी और भी चीज़ें हुई, जिसमें मार्च 2014 में हमने इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी एस्टेब्लिश की, जिसमें मेरे जो साथ के लोग थे, कोलीग थे जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में थे, डिफरेंट फोरम्स में वी केम टुगेदर एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग पहले तो अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई न्यूक्लियर क्या है, लोगों का जो डर है वो हटाएंगे, जो फैक्ट्स है वो उनको बताएंगे। तो हम लोगों ने उससे शुरुआत की। हम लोगों को विजिट कराते हैं अभी भी, फैसिलिटी, उनके लेक्चर्स लेते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको फैक्ट्स से परिचित कराते हैं। वी इनवाइट एक्सपर्ट्स जो साइंटिस्ट हैं न्यूक्लियर फील्ड में, उनसे रूबरू कराते हैं, उनको क्वेश्चंस दे के ना आस्क। फिर 2015 में हमने ग्लोबल स्टेज पे न्यूक्लियर फॉर क्लाइमेट एक कैंपेन शुरू किया, जो COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें हमने उनको बोला कि सी न्यूक्लियर इज़ द ऑप्शन एंड यू शुड कंसिडर न्यूक्लियर को इन दी क्लाइमेट एग्रीमेंट। सो 2015 से लड़ाई शुरू की ग्लोबल फोरम पे, तब जाके लास्ट ईयर COP28 में फाइनली न्यूक्लियर को क्लाइमेट एग्रीमेंट में कंसिडर किया गया। अब आप कहेंगे तो क्या बड़ी चीज़ हो गई? बड़ी चीज़ ये होती है कि उससे जितने भी अदर सेक्टर्स थे उनको एक कॉन्फिडेंस आया कि दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड वी कैन यूज़ इट फॉर डिकार्बनाइजेशन। तो वो सेक्टर वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। तो IYNS ने वो भी किया। उसके बाद 2019 में IYNS ने
एक ग्लोबल सेंस में फिर से एक डिक्लेरेशन साइन किया न्यूक्लियर इनोवेशन के लिए। एंड उसके बाद IYNS ने खुद की इनोवेशन की एक्टिविटी शुरू की, जो कि हम रीजनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोलैबोरेट करके उनके साथ करते हैं। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं कि वो बच्चे हैं, IIT और NIT के बच्चों का अलग एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन जो रीजनल कॉलेज के बच्चे उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो हम उनको एक्सपोजर देते हैं, उनको एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है वो समझाते हैं, एंड देन उनके आइडियाज़ के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। सो IYNS ये सब कर रहा है देश में, सब यहाँ पे। साथ ही साथ हमने विमेन इन न्यूक्लियर इन इंडिया एसोसिएशन भी लॉन्च किया, क्योंकि वी रियलाइज्ड कि एक तो साइंस में ही, साइंस इंजीनियरिंग स्टेम जो बोलते हैं उसमें ही लड़कियां कम हैं, न्यूक्लियर में तो और भी कम है। सो दिस शुड बी पॉपुलराइज, गर्ल्स शुड बी मेड अवेयर, इनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। तो ये सब भी हमने किया IYNS ने। फिर 2020 में जब सबके पास बहुत टाइम था, हमारे पास भी था, वी स्टार्टेड थिंकिंग कि और क्या हम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पॉलिसी में और रेगुलेशंस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक वाइट पेपर लिखा है, दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूथ एंड न्यूक्लियर इन द कंट्री, जो हम पब्लिश करेंगे। एक और वाइट पेपर हम लोग लिख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसर्च रिएक्टर्स इन पब्लिक डोमेन फॉर द कंट्री। तो दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल थॉट प्रोसेस वी स्टार्टेड शेयरिंग। और अभी IYNS ने, एज आई मेंशन, 2020 में जब हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, वी रियलाइज कि हमें कुछ कॉन्क्रीट भी करना पड़ेगा। तो IYNS decided to design its own micro reactor. Micro reactor, the same we talked about. Same we talked about. जो 5 रुपए वाला coin I was mentioning, so this छोटा 10 megawatt electric. So आपकी एक्सपर्टीज उसमें है? वो हमारी एक्सपर्टीज है। सी, जो आदमी वेल्डिंग करता है उसकी एक्सपर्टीज वेल्डिंग में होती है, जो आदमी इंजीनियर होता है उसकी वो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है। हम न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, हमारी वो एक्सपर्टीज है। वी आर डूइंग दिस। एक हमारे गांव में भी लगवा दो, आई एम रेडी। लाइट नहीं जाएगी कम से कम। सो फैक्ट वही है, जो मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं कर रहा हूँ। सो IYNS इंडिया में इसके अलावा भी एजुकेशन में बहुत कुछ करता है। हम लोग हर साल एजुकेशन बूट कैंप करते हैं, और अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। हम 2015 से कर रहे हैं। हम लोग प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, बिकॉज वी थिंक कि प्लांट के साथ लोगों की सोच क्लाइमेट से कनेक्ट हो, उनको उसकी वैल्यू समझ में आए, उसके एक्शन समझ में आए। अलॉन्ग विद दिस हम लोग इंटर्नशिप्स, नेशनल इंटर्नशिप, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सब लोग उनको कनेक्ट करते हैं। सो इंडिया में वी आर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। शिकायत अभी भी वही है कि मैं वापस आया था लेकिन मुझे रोक नहीं पाया। ये देश से शिकायत है, क्योंकि मुझे देश ने बनाया और मैं वापस भी इसीलिए आया, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाया। और मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वापस आना चाहता हूँ। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो क्या फिर से मुझे वो इकोसिस्टम मिलेगा? और वो इकोसिस्टम में जस्ट मांग नहीं रहा, मैं वो इकोसिस्टम क्रिएट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि सी, हमेशा क्या होता है कि हर कोई शिकायत करना चाहता है। शिकायत करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे शिकायत या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे डिपार्टमेंट है, हम सब लोग मिलके उसको एड्रेस करें एंड उसके जो भी सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए जो हमारी तरफ से है, वी आर रेडी टू डू दैट। जो भी हमारा कमिटमेंट, वी आर रेडी टू डू दैट। सो क्या हम फ्यूचर जनरेशन्स को ये डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग नया इकोसिस्टम नहीं दे सकते क्या? एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ वी कुड डू दैट, देयर इज नो वन हु कुड स्टॉप अस लीडिंग द वर्ल्ड। सो दिस इज द सिंपल थिंग विच आई वांटेड टू से। चलिए सर, होपफुली आपकी बात जो है सरकार में कोई जो सुन रहा होगा इसको, वो उस तक पहुँचे और कोई डिसीजन इस मामले में ले सके।
होपफुली जून 4 के बाद जो भी सरकार आएगी वो इसको मतलब टेकअप करे और इस फील्ड में कुछ काम करे, कुछ रेगुलेशंस हैं जो जहाँ पे दिक्कत है उसको सोल्व करने की कोशिश करे, और जो बाहर भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी लाने का प्रयास करे। वो तो आने के लिए तैयार ही हैं। एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का कोशिश होनी चाहिए, कुछ नई शुरुआत न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में हो, इसी की हम कामना करते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने इतने अच्छे से बात की, आपने इतने सारी चीज़ों को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नेक्स्ट भी। टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, श्योर। क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ उसके बाद, तो होपफुली हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू यू टू।